हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके 10वीं के अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा। इस वीडियो में राज्य एवं राष्ट्र की आय से संबंधित आपके पाठ्य पुस्तक में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं उसको देखने वाले हैं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। और उन लोगों से कहना चाहेंगे, हमारे चैनल पे लगभग 80% व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो यदि आप समय समय पे वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। आइए, हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय आय क्या है, इसके संबंधित उत्तर हमने पार्ट 1 में देखा था। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत काफ़ी दिनों तक गुलाम था, फलस्वरूप क्या होगा कि स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद भारत का सर्वांगीण विकास करने के लिए अगस्त 1949 में, कब किया गया, अगस्त 1949 में। आपको 49, 48, 47 देता है, कभी कभी नवंबर 1949 दे देता है, कभी कभी दिसंबर 1949। तो आपको मंथ भी और डेट दोनों याद रखना है। कब किया गया, अगस्त 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना ताकि भारत का सर्वांगीण विकास हो सके। यह राष्ट्रीय आय समिति का ही देन है कि आज भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्या है, सम्मिलित होने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसने किया? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किया और इनकी अध्यक्षता में की गई। 2 वर्ष बाद राष्ट्रीय आय समिति ने 1951 में, यानी 49 में स्थापित हुआ, 1951 में अपना रिपोर्ट दिया। तो आपने पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट कब दिया? तो 1951 में। उस समय भारत की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ थी, लेकिन 1994 में भारत सरकार ने अस्थायी तौर पर समय समय पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कर दी है। तो ये रहे आपके पहली दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर। दीर्घ उत्तरीय में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें एवं इसकी गणना की विधि कौन कौन सी है, उसके बारे में भी चर्चा करना है। तो साधारण अर्थों में किसी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि प्रतिवर्ष उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऐसे तो राष्ट्रीय आय की मात्रा को परिभाषा को अनेक विद्वानों ने क्या किया है, परिभाषित किया, यानी कि राष्ट्रीय आय को कई विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है, जिसमें से प्रोफेसर फिशर का कथन है क्या कि राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। अब हम उन विधियों पर चर्चा करते हैं जिसका राष्ट्रीय आय की गणना करने में ली जाती है, जो इस प्रकार है, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और मूल योग विधि तथा व्यावसायिक गणना विधि। इन विधियों के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। जब हम आय का विधिवत अध्ययन करें, यानी विस्तृत रूप में, तो हमें क्या कर पता चलेगा, तो उसमें राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय प्रखर रूप से सामने आता है। यानी कि स्पष्ट रूप से प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय की चर्चा होगी ही होगी जब आय की बात की जाएगी, जिसमें से कुल मौलिक अंतर पाया गया है। क्या कि जब किसी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के कुल मूल्य की मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जबकि राष्ट्रीय आय में जब हम देश की कुल जनसंख्या से भाग कर दें तो उसे प्रति व्यक्ति आय, इसका हमने पार्ट 1 में बताया था कि पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है। उस देश की
कुल आय यानी कि राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। चलिए दीर्घ उत्तरीय में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है। यानी कि जो राष्ट्रीय आय जो है वो भारतीय विकास के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी राष्ट्र की संपन्नता तथा विपन्नता जो है उसके राष्ट्रीय आय के माध्यम से स्पष्ट होता है। जब भारत के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है अर्थात जब विकास की योजनाएं के लक्ष्य को निर्धारित करके उपलब्ध साधनों को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप शिक्षा, विज्ञान और औद्योगिक क्षेत्र में विकास होता है जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के फलस्वरूप ही भारत के चौतरफा यानी चारों दिशाओं से विकास होने लगता है जिससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलने लगता है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से हमें क्या पता चलता है कि राष्ट्रीय आय में ही भारत के विकास तेजी से हो सकता है। दीर्घोत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 5, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो विकास का सीधा संबंध राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय का आधार प्रति व्यक्ति आय ही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाती है तथा विकास का संभावना भी हो जाता है। देश के विकास के लिए बनने वाले अधिकांश योजनाएं जो हैं प्रति व्यक्ति के विकास से जुड़ी होती है। इस प्रकार से जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि लानी होगी वैसे वैसे लोगों के अधिकतम रोजगार की व्यवस्था भी करनी होगी। लोगों के रोजगार मिलेगा, श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इस प्रकार विकास के सीधे तौर पर व्यक्तिगत आय से जुड़ा होता है। यानी कि जब रोजगार बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार मुहैया होंगे और रोजगार करेंगे तो उनका आय होगा, आय वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी जिससे देश का क्या होगा, विकास होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और आपके पाठ्य पुस्तक के अंतिम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, इसका वर्णन करें। तो प्रति व्यक्ति आय का एकत्रीकरण राष्ट्रीय आय का निर्माण करता है। प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी राष्ट्रीय आय उसी अनुपात में बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि सरकार और व्यक्तिगत आय में वृद्धि के प्रयास करती है तो योजनाएं चलती हैं और कार्यक्रम चलता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाएगी। यदि आर्थिक विकास या राष्ट्रीय आय में कमी होती है तो प्रति व्यक्ति आय में भी कमी अवश्य हो जाएगी। तो ये रहे आपके पाठ्य पुस्तक के सभी 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें फिर से बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।